आज सबसे पहले टुडेज पार्ट का न्यू बुक का पेज नंबर 1 मिनट देती हूँ। हम लोग सेंटेंसेस बाद में करेंगे, पहले 10 मिनट्स आप लोग एक बार सुन लीजिए। मैं आगे के पार्ट के भी संधि नियम आपको दे देती हूँ, फिर हम लोग होमवर्क करेंगे जो आपका था। आवाज बराबर आ रही है ना? परफेक्ट। बोर्ड थोड़ा ब्लर अगर होगा तो हम आगे पीछे कर लेंगे एक। सो पुरानी बुक जिनके भी पास है, पार्ट नंबर 17 वो हो गया, पार्ट नंबर 18 निकालिए। ठीक है, शुरू करें हम। पेज नंबर 32, 31, 32। पेज नंबर 31, 32 आपकी पंचमी षष्ठी विभक्ति पार्ट 18 ओल्ड बुक में। न्यू बुक में पार्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है, और लगभग न्यू बुक में भी पेज नंबर 31, 32 ही होगा। मिला पंचमी षष्ठी विभक्ति? 25th पार्ट न्यू बुक में पार्ट नंबर 25। अभी सबसे पहली चीज आप लोग बुक में ध्यान मत दीजिए, मैं आपको जो बोल रही हूँ वो चीज एक बार समझ लीजिए। सब लोग प्लीज ध्यान दीजिए। यहाँ पे नियम ऐसा कह रहा है, इसका मतलब क्या है कोई बता पाएगा? बोर्ड क्लियर है अभी? कल की रिकॉर्डिंग है, प्लीज शेयर। मैम विभक्ति का रिवीजन लो ना पहले से। हाँ, जिसको भी डाउट है हम करेंगे, एक बार पहले आप लोग सुन लो। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या नाम है दीपिका बहन, मैंने पत्ते मेंशन नहीं किया, फिलहाल बात सिर्फ इतनी है, पेड़ से गिरता है, समझो पत्ते आगे आएगा या पीछे जो भी है। यहाँ पे मुख्य चीज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो आपका फुल स्टॉप का काम होगा। यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में हमारे पास जब 2 वर्ड आए, ये जो सेंटेंस है इसमें जो लेटर है, कभी भी फर्स्ट 4 लेटर्स हो और उसके बाद कोई भी वर्ड हो, फर्स्ट 4 लेटर्स मतलब कोई भी वर्ग का फर्स्ट 4 लेटर्स हो, और उसके बाद कोई भी वर्ड हो, मतलब सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, तब ये जो लेटर था जैसे ये है, तो इसकी जगह इसी के वर्ग का 3rd लेटर बन जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, इस केस में आपके पास फर्स्ट 4 लेटर्स मतलब ये आपकी धुट फैमिली का आएगा। हमने आगे पढ़ा था धुट, हमने आगे धुट पढ़ा था। वॉइस स्टक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है मेरा, नहीं ना? हाँ प्लीज ऐसे टेंशन मत दो, ठीक है। हाँ 24 धूट, परफेक्ट। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है, नियम के हिसाब से आप नहीं याद रखो तो भी लॉजिक पकड़ोगे तो चलेगा। 24 धूट में से यहाँ पे कोई भी अक्षर आए और सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ हो, कमा भी नहीं है, फुल स्टॉप भी नहीं है, फुल स्टॉप ये जो फुल स्टॉप आप बोलते हो खड़ी पाई, कुछ भी नहीं हो, सेंटेंस चल रहा है, तो आप इसकी जगह इसी के वर्ग का 3rd लेटर कर दोगे। पहला पॉइंट क्लियर? लेकिन समझो जब ये सेंटेंस के एंड में आए, इन शॉर्ट ये आपका धूट है, इसके बाद फुल स्टॉप या कमा कुछ भी एक चीज आए, तब आप इसका
द भी रख सकते हो और त भी कर सकते हो। मतलब विकल्प है, फर्स्ट लेटर बी चलता है, थर्ड लेटर बी चलता है। रिपीट करती हूँ, बुक में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बुक के हिसाब से वापस आपको बोलूंगी, पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब भी आपका धूट लेटर मतलब फर्स्ट फोर, वर्ग के फर्स्ट फोर लेटर्स है, धूट में आपके वर्ग के फर्स्ट फोर लेटर्स है, और क्या क्या लेटर आएगा, चेक 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 जल्दी, पेज नंबर 3। नो रिप्लाई। धूट में कौन से अक्षर, हाँ फर्स्ट फोर लेटर्स और अंतस्था नहीं है, श श स ह है, उष्माक्षर। हाँ गैलेक्सी A50 कहाँ, नहीं कौन था, उन्नति बहन क्या कर रहे हो, बुक है आपके हाथ में, आराम से देख के बताओ। तो जब भी एक सेंटेंस में कोई भी वर्ड पकड़ो, एंड वर्ड नहीं होना, वर्ड सेंटेंस का लास्ट वर्ड की बात नहीं है, बीच का कोई भी वर्ड है उसका लास्ट लेटर अगर फर्स्ट फोर लेटर्स अगर धूट है तो वो जो भी धूट है उसको आप उसी की जगह का थर्ड लेटर बना दोगे, ये बनेगा वृक्षाद। क्लियर हुआ? हाँ, और यही की जगह अगर एंड में हो, यहाँ पे आपको श श स ह को नहीं लेना है, सिर्फ हर एक अक्षर, हर एक वर्ग के फर्स्ट फोर लेटर्स अगर एंड में हो, फर्स्ट फोर लेटर्स में कोई भी लेटर अगर एंड में हो तो आप इसकी जगह थर्ड लेटर भी रख सकते हो, फर्स्ट लेटर भी रख सकते हो। मैंने आपको एग्जाम्पल वृक्षात का दिया है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर तो वृक्षात के बाद फुल स्टॉप हो तो भी आप इसको या तो वृक्षात कर सकते हैं या वृक्षाद कर सकते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, ये वर्ग का सेकेंड लेटर है और इसके बाद फुल स्टॉप आया, इसलिए आपने इसी वर्ग का फर्स्ट लेटर या थर्ड लेटर दोनों बना दिया विकल्प से। विकल्प मतलब ये भी। अगर थर्ड लेटर ही हो तो आप उसको वैसे ही रखो, फर्स्ट लेटर भी बना सकते हो। ये दो नियम सबके क्लियर हुए? मोक्षा बहन, आपको जो भी लिखना है एक सिंगल सेंटेंस में लिखिए तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, बोलती हूँ वापस। सबसे पहले सबको ये क्लियर है कि धूट कौन से है, पेज नंबर 3 में से बराबर रेफर करके रखना, धूट कौन से है, क्लियर है ना? तो जब भी आप लोग सेंटेंस वर्ड कुछ भी छोड़िए, जब भी किसी भी वर्ड के एंड में कोई भी धूट लेटर हो, जब भी किसी भी वर्ड के एंड में कोई भी धूट लेटर हो तो उस धूट लेटर को आप, उसके बाद फुल स्टॉप नहीं है, सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है, वो इम्पोर्टेंट है, तो इस धूट लेटर को आप उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बना दोगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, दिक यानी दिशा, एग्जाम्पल के लिए, तो आप इसको थर्ड लेटर बना दोगे इसी के वर्ग का। आप क का द नहीं बना सकते, क के वर्ग का थर्ड लेटर बनाना है। ये एग्जाम्पल से भी थोड़ा क्लियर हुआ। मैंने फर्स्ट लेटर को सोच के नहीं डाला, पर एग्जाम्पल में यही आ गया। सेकेंड या थर्ड लेटर का एग्जाम्पल, अच्छा सेकेंड या थर्ड लेटर का एग्जाम्पल जब आएगा तब आपको बताएंगे। अभी के लिए ऐसे ही इसको याद रखो कि जब भी फर्स्ट फोर लेटर्स में से कोई भी लेटर हो तो उसका विकल्प से उसका थर्ड लेटर बन जाता है। क्लियर? वर्ड के एंड में फर्स्ट फोर लेटर्स मतलब वर्ग के फर्स्ट फोर लेटर्स में से कोई भी लेटर हो, इन शॉर्ट धूट व्यंजन हो, तो उसकी जगह पे
उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बन जाता है। क्लियर? उसके बाद अगर इस वर्ड के बाद फुल स्टॉप हो, अगर इस वर्ड के बाद फुल स्टॉप हो तो आपको ये चीज त भी रह सकता है, मतलब वर्ग का फर्स्ट लेटर या वर्ग का थर्ड लेटर दोनों बन सकता है। समझो ये पतति पहले आ गया, जब पतति वृक्षाद आएगा ऐसा भी चलेगा और ऐसा भी चलेगा। क्यों? क्योंकि धूट के बाद फुल स्टॉप आया है। फुल स्टॉप या कमा कुछ भी आए तो आप उसमें फर्स्ट लेटर या थर्ड लेटर दोनों रख सकते हो। नहीं, खाली मैं वर्ग के फर्स्ट 4 लेटर्स की ही बात कर रही हूँ। आप लोगों को दूसरे लेटर्स का अभी टेंशन नहीं लेना। जिसकी जिसके साथ संधि होगी हम आपको सब बताएंगे। क्लियर? पतति वृक्षात, वृक्षात पतति, इन दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा। हाँ 100%। मैंने आपको पहले ही बोला था संस्कृत में माय नेम इज मीरा ऐसा ही आना जरूरी नहीं है, जंबल करेंगे मीनिंग सेम ही होगा। करेक्ट? तो आप पतति वृक्षात लिखो या वृक्षात पतति लिखो, दोनों का मीनिंग एकदम सेम ही है। मैम स ह होगा तो क्या चेंज होगा उनका? नहीं होगा, आपको यहाँ पे नहीं होगा। सिर्फ वर्ग के फर्स्ट 4 लेटर्स की ही बात है। इसका मीनिंग जड़ गिरते हैं, जड़ नहीं पेड़, पेड़ से 5th विभक्ति है, पेड़ से गिरता है। एंड में अगर अनुनासिक हो तो आपको उसका रूल आएगा। अभी के लिए कुछ भी टेंशन नहीं लेना। अभी के लिए सिर्फ इन्होंने बोला है कि अगर फर्स्ट 4 लेटर्स में से कुछ भी आए तो आप उसका फर्स्ट लेटर या थर्ड लेटर दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। क्लियर? अभी ये जो है आपका वृक्षात के बाद कोई अघोष व्यंजन होगा, जैसे कमल। समझो कमलम वृक्षात पतति, पतति वृक्षात कमलम, मतलब कमल गिर रहा है वृक्ष से। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपके इस वर्ड ये जो धूट लेटर लिखा है, धूट के बाद अघोष व्यंजन आया। अघोष व्यंजन कौन से हैं? अघोष व्यंजन कौन से हैं? 13 फर्स्ट 2 लेटर्स। यस, वर्ग के फर्स्ट 2 लेटर्स आपके अघोष में आएंगे। तो जब भी ये वाला अभी जाने दो, जब भी आपके धूट के बाद अघोष आएगा तब इस केस में आप यहाँ पे जो भी व्यंजन हो उसके वर्ग का फर्स्ट लेटर बनेगा। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हुआ? हम नियम आराम से देखेंगे, अभी शॉर्टकट्स देखेंगे, अभी सिर्फ समझने का है। इसके बाद कोई भी दूसरा लेटर था तब हमने इसका थर्ड लेटर किया था, पर इसके बाद जब अघोष व्यंजन है तब इसको फर्स्ट लेटर करेंगे, और जब इसके बाद फुल स्टॉप है तो फर्स्ट भी रह सकता है, थर्ड भी रह सकता है। क्लियर? वापस बोलती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट 4 लेटर्स जो है, मतलब वर्ग के फर्स्ट 4 लेटर्स विच इज कॉल्ड धूट, तो उसके बाद कोई भी अघोष व्यंजन हो तो ये फर्स्ट लेटर बनेगा। अघोष के अलावा कुछ हो तो वो थर्ड लेटर बनेगा, और अगर इसके बाद फुल स्टॉप हो तो फर्स्ट लेटर भी रह सकता है, थर्ड लेटर भी हो सकता है। हुआ शॉर्टकट? हुआ शॉर्टकट? अभी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आएगा। ये क्या है? वर्ग का फर्स्ट लेटर। परफेक्ट। एक बार बुक में देख लीजिए,
पद के अंत में रहे धूट व्यंजन के स्थान पर, पहला नियम पार्ट 18 और न्यू बुक पार्ट 25, एक बार बुक में देख लीजिए, ज्यादा क्लियर भी हो जाएगा। पद के अंत में रहे, पद के अंत में रहे मतलब कोई भी वर्ड के अंत में रहा हुआ धूट व्यंजन, पद के अंत में रहे धूट व्यंजन के स्थान पर उसके स्थान के वर्ग का तीसरा व्यंजन होता है। मतलब इसका थर्ड व्यंजन बने, मतलब थर्ड लेटर बनेगा, बालात का बन जाएगा बालात। पद्धति में भी प इज अघोष, हाँ अघोष है। बाला वाला रिपीट, देखिए पद के अंत में कोई भी धूट व्यंजन है, फर्स्ट 4 लेटर्स में से कोई भी लेटर हो तो वो आपका थर्ड लेटर बनेगा। सबसे पहला पॉइंट क्लियर, पद के अंत में रहा फर्स्ट 4 लेटर्स है तो वो थर्ड लेटर बनेगा। वो जो फर्स्ट 4 लेटर्स में से जो भी लेटर होगा वो उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बनेगा। पदांत धूट will become third letter, क्लियर? सिंपल रखो, पदांत धूट उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बनेगा। पदांत धूट, पद के अंत में रहा धूट उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बनेगा। आएगा टीना बहन, आगे आगे सेंटेंस के हिसाब से। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, पदांत धूट उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बनेगा, क्लियर? अभी शिट सिवाय के धूट व्यंजन, अभी आप लोग बोलो मुझे शिट सिवाय के धूट कौन से है? आप लोग बोलो शिट सिवाय के धूट कौन से है? आया? शिट सिवाय के धूट, मैम मेरू लास्ट वर्ड का भी लगेगा क्या? टीना बहन 1 मिनट, आपको लास्ट वर्ड में क्या लगेगा उसका आएगा आगे। श श श श श इनकी भाभी, शिट सिवाय के धूट, धूट में से अनुस्वार को कैंसिल करना है। शिट धूट माइनस शिट, शिट सिवाय के धूट जब कहा गया है तो आपको धूट माइनस शिट करना है। यहाँ पे जीवा मूल्य उपपद मानने की जरूरत नहीं है, आप मुझे अक्षर बोलो। शिट सिवाय के धूट में आएंगे हर एक वर्ग के फर्स्ट 2 लेटर्स। शिट सिवाय का मतलब शिट को नहीं लिए बिना, शिट को कट किए करके धूट लेना है। सबको क्लियर हो रहा है? शिट सिवाय का धूट, जब मैं बोल रही हूं चेरी बिना आइसक्रीम या चेरी बिना केक, तो उसमें केक तो है, चेरी निकल गई, बराबर? जिन्होंने श बोला आप लोग जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं बोल रही हूं चेरी बिना केक तो चेरी निकल गई, केक है तो केक इंपॉर्टेंट हुआ। वैसे ही शिट सिवाय का धूट, तो शिट निकल गए, धूट है। अब क्लियर हुआ पिंकी भाभी? आपने रॉन्ग बोला था, श वहां से सबका रॉन्ग चल रहा है। हाँ, एग्जाम्पल से क्लियर बैठा? जिन्होंने भी रॉन्ग समझा था, चेरी बिना का केक मतलब आपने चेरी को निकाला और केक की बात की। वैसे ही शिट सिवाय का धूट, तो शिट को निकाला और बाकी के धूट की बात की। धूट में क्या क्या है? हर एक वर्ग के फर्स्ट 2 लेटर्स, फर्स्ट 4 लेटर्स, क ख ग घ, छ छ ज झ, ट ठ ड ढ, थ थ द ध, प फ ब भ। श श स ह को नहीं लेंगे,
अच्छा ह आएगा, श श स को नहीं लेंगे। क्लियर? यस। हाँ, ये सारे लेटर्स। तो अभी शिट सिवाय का धूट हो, ये शिट सिवाय का धूट मतलब धूट है, श श और स के बिना का धूट है, और इसके बाद जब भी कोई अघोष व्यंजन आए तो उस धूट व्यंजन का उसी के वर्ग का पहला व्यंजन हो जाता है। सिंपल। आपने जब उस लेटर को थर्ड लेटर बना दिया था, सबसे पहले इसके स्टेप्स, नेक्स्ट पॉइंट भी करते हैं, फिर मैं आपको इसके स्टेप्स दिखा दूंगी। एक क्लियर हुआ? जब भी आपके पास इसके बाद अघोष व्यंजन आए तो आप इसका फर्स्ट लेटर बना दोगे। परफेक्ट याशिका बहन, परफेक्ट। धूट माइनस शिट इज परफेक्ट। ओके, अभी थर्ड वाला, शिट सिवाय का धूट व्यंजन विराम पर हो, विराम मतलब इसके बाद फुल स्टॉप या खड़ी पाई आए, व्हाटएवर, या कमा, एनीथिंग, ऐसा हो तो उसके वर्ग का पहला व्यंजन विकल्प से होता है। मतलब आप इसको थर्ड लेटर भी रख सकते हो और फर्स्ट लेटर भी रख सकते हो। मैं आपको इसके स्टेप्स दिखा देती हूँ, आप लोग एक बार इसके स्टेप्स देख लो, इन 3 पॉइंट्स के इजी मेथड। जब भी आपने कुछ सेंटेंस लिखा, इतने सारे वर्ड्स है और इधर फुल स्टॉप है, ठीक है, यहां पे आपको अंत में आया समझो ख, तो सबसे पहले आप इस ख को बना दोगे इसी के वर्ग का थर्ड लेटर विच इज ग। ओके, वापस बोल रही हूँ, पूरा बड़ा सेंटेंस है, इधर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप में हमने एंड में लिया समझो ध, समझने के लिए, हाँ एग्जाम्पल है। तो बड़ा सेंटेंस है, यहाँ पे पहला वर्ड है, इसके एंड में समझो फॉर एग्जाम्पल है ख, तो पहला रूल आप इसके बाद, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए आप इसको सबसे पहले थर्ड लेटर बना दोगे। करेक्ट? इतना क्लियर हुआ? ये आपका फर्स्ट नियम आ गया। फर्स्ट नियम से ये बना थर्ड लेटर। अभी इसके बाद वाला आप वर्ड चेक करोगे, अगर अघोष व्यंजन हुआ तो आप इसको क बना दोगे दूसरे नियम से। क्लियर हुआ? अगर अघोष व्यंजन हुआ तो आप इस ग को सेकेंड नियम से क बना दोगे। अगर ग के बाद अघोष नहीं होके कोई और है, मतलब घोषवान या कुछ भी स्वर या कुछ भी है, घोषवान या स्वर, तो ग ही रहेगा। क्लियर हो रहा है? अभी थर्ड स्टेप, यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया, बाकी सारे स्टेप्स में भी आपने इतना कर दिया। ये जो लास्ट वाला ध है, इसके बाद फुल स्टॉप आ रहा है, मतलब विराम आ रहा है, तो आप इसको कौन से वर्ग का है ये ध? ध कौन से वर्ग का है? ध कौन से वर्ग का है? त वर्ग। तो आप इसको या तो त बना सकते हो या द बना सकते हो, फर्स्ट लेटर या थर्ड लेटर, विकल्प है। अभी क्लियर हुआ ये चीज? सभी को क्लियर हुआ ये चीज अभी? जिनको भी डाउट है पहले ये वाला चीज क्लियर कर दो, फिर आगे। यस, 3 पॉइंट्स वंस मोर, थर्ड पॉइंट या थ्री के 3 पॉइंट्स सभी को क्लियर हुआ? सिर्फ 3 जनों ने यस भेजा है, नहीं क्लियर हुआ। भूमि बहन को क्लियर हुआ? ठीक है, मैं वापस दूसरा एग्जांपल लेके दिखाओ। ये वाला एग्जांपल आप लोग नोट कर दीजिए, मैं दूसरा एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बड़ा सेंटेंस है, जैसे इसमें से सेंटेंस, अभी मैं आपके लिए कल सेंटेंस ढूंढ के भी ये कराऊंगी, अभी के लिए ऐसे ही देख लो। समझो झ एंडिंग वर्ड है, फिर यहाँ पे अघोष व्यंजन के लिए प समझो, यहाँ पे झ एंडिंग वर्ड
और घोषवान एंडिंग के लिए ब समझो, और फिर लास्ट लेटर हमने ध ही रखा तो वो इजी रहेगा। समझो हमारे एक वर्ड है, सेंटेंस है जिसके ये सारे लास्ट लेटर्स है। क्लियर हो रहा है मैंने ये जो बोला? समझो हम लोगों ने एक सेंटेंस लिया जिसके ये सारे लास्ट लेटर्स है, जैसे मीरा पढ़ाई कर रही है। इस सेंटेंस में लास्ट कौन सा होगा? रा, ई, र, ही, है। करेक्ट? वैसे हमने ऐसी लास्ट वो लेटर्स अजम्पशन पे बनाए। सबसे पहला स्टेप, आपका पहला पॉइंट, पहले नियम से क्या होगा, आपने ये जो झ है ये फर्स्ट लेटर है, सॉरी लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, लास्ट, ये भी लास्ट, ये फर्स्ट, ये तो लास्टेस्ट है क्योंकि इसके बाद फुल स्टॉप है। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो लास्ट लेटर है इसको थर्ड लेटर बनाएंगे हम। कौन से वर्ग का है, क्या बनेगा ये? कौन से वर्ग का है और इसके वर्ग का थर्ड लेटर क्या है? छ, ज, परफेक्ट। छ वर्ग का है तो ये बनेगा ज। इतना क्लियर हुआ? पहला नियम से। अभी ये भी लास्ट लेटर है तो इसका भी आप बनाओगे ज। जब भी कोई भी वर्ड का लास्ट लेटर हो उसको आप उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बना दो, ये हमारा पहला नियम है। और ये त, थ, द, ये बनेगा द। क्लियर है इतना? फर्स्ट नियम क्लियर हुआ सबको? सेकेंड नियम कहेगा कि तुमने ये जो थर्ड लेटर बनाया है ना, इसके बाद वाला वर्ड देखो, अगर इसके बाद घोषवान है तो आप इसको पहला अक्षर बना दो। च के बाद प, ये हुआ लास्ट लेटर और ये हुआ फर्स्ट लेटर। यहाँ पे अघोष है तो इसको बना दो फर्स्ट लेटर, और अगर घोषवान है तो आप उसको ऐसे का ऐसे ही रखो, लास्ट लेटर, फर्स्ट लेटर। अभी क्लियर हुआ? और ये द को ऐसे ही रखो फिलहाल, ठीक है? अभी थर्ड नियम क्या कह रहा है कि जब भी आपका धूट विराम में हो, मतलब इसके बाद एक फुल स्टॉप हो, तो ये सारी चीजें तो आपने बना दी, फुल स्टॉप वाली चीज है उसको आप द भी रख सकते हो या फर्स्ट लेटर जो है इसी वर्ग का वो भी बना सकते हो। तीनों चीजें क्लियर हुए? फर्स्ट तीनों पॉइंट। लास्ट स्टेप रिपीट। जब आपका धूट व्यंजन विराम पर हो, मतलब उसके बाद फुल स्टॉप या कमा हो, तो उसकी जगह या तो उसी के वर्ग का फर्स्ट लेटर बनेगा या थर्ड लेटर। फुल स्टॉप वाला रिपीट कर दिया। क्लियर? एकदम परफेक्शन है माइंड में सबके? सेकेंड स्टेप में ये किया है हमने, क्या नाम है, उन्नति बहन, पहले हम लोगों ने हर एक का लास्ट लेटर को थर्ड लेटर बनाया था। हर एक वर्ड के लास्ट लेटर को उसी के वर्ग का थर्ड लेटर बनाया था। सेकेंड स्टेप में आप लोगों को ये देखना है कि उसके बाद वाला लेटर, मतलब बाद में जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर अघोष है या घोषवान है। अगर अघोष है तो उस थर्ड लेटर को फर्स्ट लेटर बना दो, और अगर घोषवान है तो उसे थर्ड लेटर ही रखो। सेकेंड पॉइंट इंडिपेंडेंटली भी यूज हो सकता है, अगर फर्स्ट रूल यूज नहीं किया तो चलेगा, पर मुझे आपको फर्स्ट रूल भी समझाना था इसलिए मैंने आपको ये समझाया। तीनों रूल्स एक साथ समझाने थे ना मुझे आपको, तीनों बराबर ही समझो, परफेक्ट है। बेसिकली वो ऐसा कह रहे हैं कि एंड में जो वर्ड है मैं डायरेक्टली उसके बाद ही देख लूँ ना, अगर अघोष व्यंजन है तो मैं उसको फर्स्ट लेटर रखूँ और घोषवान है तो थर्ड लेटर, तो वो सही है। पर मुझे आपको ये भी स्टेप समझाना था इसलिए मैंने आपको तीनों चीजें दिखाई। बराबर, परफेक्ट। कितने 85 जन है, सबको क्लियर हुआ है? सभी का यस एक बार आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अभी सभी का यस आएगा, सभी का यस आएगा। अभी तक 5 ही आया, वेरी नाइस। सभी का स्टेप 2 नॉट क्लियर सोनल बहन, परफेक्ट। जब भी आपने फर्स्ट वर्ड, आपको स्टेप 1 क्लियर हुआ ना सोनल बहन? स्टेप 1 में
अपने फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर जो था उसको थर्ड लेटर बनाया, करेक्ट। अभी उसके बाद आप देखो कि उसके बाद वाला वर्ड क्या है। अगर उसके बाद वाला वर्ड अघोष है, अघोष मतलब फर्स्ट 2 लेटर्स में से कुछ है, तो आपको ये थर्ड लेटर को फर्स्ट लेटर बनाना है। और अगर उसके बाद घोषवान है तो आपको उस थर्ड लेटर को थर्ड लेटर ही रखना है। सोनल बहन क्लियर? लेकिन ये प्रैक्टिस से ही परफेक्शन में आएगा। अभी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो कंफ्यूजन एंड डाउट्स आएंगे। पूरा का पूरा संस्कृत आपको प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आएगा। प्रैक्टिस के बिना आप सोचो मैंने सिर्फ बुक की मैं परफेक्ट हो गई, इम्पॉसिबल। प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी। क्लियर? अभी इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट नियम देखते हैं। इस नियम का शॉर्ट नेम हमने रखा है 3555। जो मैं अभी सिखाने वाली हूँ उस नियम का शॉर्टकट नेम हमको दिया गया है 3555, जिसका मतलब बहुत सिंपल में जब भी आपके पास किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का फिफ्थ लेटर हो, तो ये जो थर्ड लेटर है इसी के वर्ग का फिफ्थ लेटर बन जाता है और ये सेम ही रहता है। रिपीटिंग 3555, जब भी आपके पास किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर हो, मैं एग्जांपल दूंगी। आवाज क्लियर आ रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं मनाली बहन, आपके साइड नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे बाकी सबका क्लियर है। प्लीज थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। हाँ, तो जब भी आपके पास किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर हो, एंड डजेंट मैटर कि ये उसी वर्ग का फिफ्थ लेटर है या किसी भी और कोई भी वर्ग का फिफ्थ लेटर हो, तो उसका ये थर्ड लेटर बनेगा, इसी वर्ग का फिफ्थ लेटर बनेगा और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। क्लियर? अभी इसका एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड लेटर और फिफ्थ लेटर साथ में आए, ये थर्ड लेटर है द और ये न फिफ्थ लेटर है, तो इसका बनेगा इसी वर्ग का फिफ्थ लेटर है न। क्लियर हुआ सबको? 3555 ये लेटर का ये नियम काफी यूज होता है वांचन में, तो इसको सब लोग अच्छे से पक्का रखना। एकदम क्लियर सभी को? नो उन्नति बहन, किसी भी वर्ग का थर्ड लेटर हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का फिफ्थ लेटर आए, तो आपको इस थर्ड लेटर को इसके खुद के वर्ग का फिफ्थ लेटर बनाना है। इस नियम का शॉर्टकट नाम है 3555। वांचन मतलब रीडिंग। गरिमा बहन रीडिंग, आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप संस्कृत की बुक्स रीड कर सको, उस रीडिंग को ही बोलते हैं वांचन। हाँ, सबको क्लियर? परफेक्ट। अभी पंचमी विभक्ति अपादान को होती है। अपादान का मतलब आप लोग बताओगे? अपादान का मतलब एंड में अगर द पूरा हो तो, अलीशा बहन एंड में अगर द पूरा हो तो, द पूरा नहीं होगा। अच्छा, पूरा हो तो वो नियम नहीं लगेगा, हमको थर्ड लेटर की बात है। अगर वो पूरा हो रहा है मतलब वो स्वर एंडिंग हो गया, थर्ड लेटर तो होगा नहीं। अलीशा बहन आपका डाउट क्लियर हुआ? हाँ परफेक्ट। पूरा होना चाहिए, अलग होना। परफेक्ट दीपिका बहन, अलग होना। अपादान का मतलब है अलग होना, तो फिफ्थ विभक्ति अपादान को लगती है और अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में ये लगता है। ठीक है? जिससे अलग होना हो उसे अपादान कहते हैं। एग्जाम्पल, वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। नॉट दान करना, अलग होना। अपादान, प्रदान इज देना, अपादान इज अलग होने के लिए। ठीक है? प्लीज डू सेंड ऑल द रूल्स इन शॉर्ट। डेफिनेटली परिणी बहन, मैं आपको रूल्स शॉर्ट में तो दूंगी, लेकिन आपको समझ में तो आया है ना? बिकॉज जब मैं शॉर्टकट्स दूंगी तो जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की उनको शॉर्टकट समझ में नहीं आएंगे। वो लोग सोचेंगे कि पता नहीं शॉर्टकट क्या है।
बिकॉज आपने क्लास अटेंड किया तो आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए क्लास में ही आप लोग पहले समझो तो शॉर्टकट से आपको इजीली समझ आएगा। क्लियर? हाँ, डन। अभी इसके बाद देखिए, बिना अव्यय से जुड़े नामों को द्वितीय, तृतीय और पंचमी विभक्ति लगती है। हम लोगों ने जो कॉलम बनाए थे 2, 3 और 4, उसमें 2 और 3 में बिना अव्यय भी ऐड कर देना सब लोग। 2 में भी बिना, अंतरेण के लिए सिर्फ द्वितीय विभक्ति ही होती है। अंतरेण और बिना का मीनिंग सेम है, लेकिन जब वर्ड अंतरेण वर्ड यूज हो रहा है तब उसके साथ जुड़े नाम को द्वितीय, सेकंड विभक्ति लगेगी। जब बिना वर्ड यूज हो रहा है तो सेकंड, थर्ड या फिफ्थ कोई भी विभक्ति लग सकती है। Am I clear? हो सब लोग? हाँ, ओ परफेक्ट। 4th रूल रिपीट कीजिए, 3-5 वाला। हाँ, मैं करूंगी। नहीं समझा? अरे वाह, प्लीज रिपीट। ओके टीना बहन, आप ये देखिए पहले, 3, 5 becomes 5 of this and 5। बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए आपका ये 5 और ये 5 सेम वर्ग का सेम लेटर होगा। चेंज खाली क्या होगा, जो आपका थर्ड लेटर है वो उसी के वर्ग का 5th लेटर बन जाएगा। एक मिनट, जिनको भी ये डाउट एक बार देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, और ये नियम बहुत यूज होता है इसलिए अच्छे से समझना। ग्रामात नश्यति, टीना बहन, थर्ड लेटर है, उसके बाद 5th लेटर है। टीना बहन, हाँ, थर्ड लेटर है, उसके बाद 5th लेटर है, तो इसका ये जो लेटर है थर्ड, ये इसी के वर्ग का 5th लेटर बन जाएगा। सो इट विल बी ग्रामान नश्यति। क्लियर? हाँ, बोल रही, एक मिनट। क्लियर हुआ टीना बहन? रिवर्स गाड़ी चल रही है हमारी। अभी 6th पॉइंट नहीं समझा किसको? याशिका बहन, 6th पॉइंट सिर्फ ऐसा कह रहे हैं कि 5th विभक्ति जिसे लगती है ना अपादान, उसका मतलब है अलग होना। अपादान की 5th विभक्ति जिसको लगती है वो हमेशा अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, तो जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। जूही बहन, पत्ते वृक्ष से गिर रहे हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए वहां पे वृक्ष को 5th विभक्ति लगी है। जिससे अलग हुआ जाता है उसको 5th विभक्ति लगती है। हाँ, परफेक्ट। अभी याशिका बहन, क्लियर हुआ आपको? हाँ, अंतरेण, हाँ, अभी अंतरेण पे आओ। एक मिनट, सबके डाउट्स। मैम 4th रूल रिपीट करो। 4th रूल रिपीट हो गया ना? हाँ, फिर 7 में बिना साथ कौन सी विभक्ति 2, 3, 5 में से है? दीपिका बहन, लैंग्वेज थोड़ी समझ नहीं आई, कैसे पता चलेगा? या तीनों करेक्ट? हाँ, जब भी बिना अव्यय होता है तो उसके साथ आप जुड़े नाम को सेकेंड विभक्ति भी लगा सकते हो, थर्ड विभक्ति भी लगा सकते हो एंड 5th विभक्ति भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है धर्मम विना, देखो, धर्मम विना सुखम न भवति। मतलब क्या है इसका? धर्म के बिना सुख नहीं होता, धर्म बिना सुख नहीं होता। ठीक है? अभी इन्होंने आपको कहा कि आप
ये कौन सी विभक्ति यूज की है? बिना के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, तो धर्म को कौन सी विभक्ति यूज की है? हाँ, नहीं 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 पिंकी भाभी, अंतस्था मतलब योर ऑल ओवर, फिफ्थ लेटर इज कॉल्ड अनुनासिक। हाँ, सेकेंड विभक्ति यहाँ पे यूज की है। ठीक है, अभी थर्ड विभक्ति हम यहाँ अगर यूज करें तो हम लिखेंगे धर्मेण विना सुखम न भवति। तो यहाँ पे आपने विना अव्यय के साथ जुड़े नाम को थर्ड विभक्ति लगाई है। क्लियर? अभी इसी की जगह फिफ्थ विभक्ति भी यूज हो सकती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे धर्मात् विना सुखम न भवति, और इसके बाद वर्ड आने से ये द हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट नियम में देख लिया। तो धर्मात् विना सुखम न भवति। बेसिकली बिना के साथ जो वर्ड जुड़ा है उसको सेकेंड विभक्ति भी चलती है, थर्ड विभक्ति भी चलती है, फिफ्थ विभक्ति भी चलती है। विना एंड अंतरेण दोनों सेम ही है। हाँ, लेकिन जब मैं विना बोल रही हूँ तब ये तीनों लग सकता है, लेकिन जब मैं अंतरेण बोल रही हूँ तब सिर्फ द्वितीया लगेगी। अंतरेण, हाँ, उसमें भी यही था, धिक्कार और अंतरेण में अंतरेण धर्मम सुखम न भवति। आप लोग सब देख सकते हो पेज नंबर 28 में, अंतरेण धर्मम सुखम न भवति। वहां पे भी मीनिंग सेम ही है कि बिना धर्म के सुख नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ क्या है, जब मैं अंतरेण लिख रही हूं तब मैं सिर्फ द्वितीय विभक्ति यूज कर सकती हूँ, ये दो नहीं, लेकिन बिना के लिए मैं तीनों यूज कर सकती हूँ। सभी को क्लियर? 8 पॉइंट नाम प्रत्यय पूर्व का समान दीर्घ होता है। 8 पॉइंट कैंसिल देखने की जरूरत ही नहीं है। ओस प्रत्यय तथा स से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पूर्व के अ का हो जाता है। 9th भी कैंसिल, जरूरत नहीं है। तुल्य अर्थ वाले नाम के साथ जुड़े नाम को तृतीय षष्ठी विभक्ति लगती है। 10th पॉइंट देखिए, पीडीएफ वाला 7th पॉइंट रिपीट। ये 7th पॉइंट ही है। जब भी बिना जुड़ा है, जैसे हमने क्या देखा था, सह अव्यय के साथ जो भी जुड़ा हो उसे कौन सी विभक्ति लगती है? बोलो सब लोग। सह अव्यय के साथ पुत्र जनकेन सह गच्छति, तो सह जब भी था तब टू, पक्का है सबका 3? अवनी बहन आपका कहीं और ही गया है। देखो थर्ड, पुत्रो जनकेन सह गच्छति, तो जैसे सह अव्यय के साथ थर्ड विभक्ति लगती है, वैसे ही बिना अव्यय के साथ सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ तीनों विभक्ति लग सकती है। क्लियर हुआ? अभी 8, 9, 10th पॉइंट नहीं है। सोनल बहन आपके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगा। अगर आपके पास न्यू बुक है ना, आप सुन लीजिए, फिर बुक में ढूंढ लीजिएगा। हाँ, तो तुल्य अर्थ वाले नाम के साथ जुड़े नाम को तृतीया या षष्ठी लगती है। तुल्य अर्थ मतलब जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो, समान, इसके समान ये है, तब उनको जिसकी तुलना कर रहे हैं हम, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको थर्ड या सिक्स्थ विभक्ति लगती है। तुल्य अर्थ नाम, एग्जाम्पल देख लो। अयम नृप दाने कर्णेन तुल्यः कर्णेन समः। मैं आपको ये वाला नियम कल समझाऊंगी क्योंकि अभी इतनी है। ठीक है, मैं बोल देती हूँ। लो, अयम नृप मतलब ये राजा, दाने मतलब दान में, कर्णेन तुल्य या कर्णेन समः दोनों चलता है। कर्णेन तुल्य या कर्णेन समः दोनों चलता है, या फिर कर्णस्य तुल्य। अभी इसका मीनिंग सबसे पहले सुनिए, न्यू बुक में होगा मोक्षी बहन आगे पीछे। 1 मिनट आप पहले सुन लीजिए। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर पीडीएफ में से ये देख लेना। ये और एक पॉइंट है, बाप रे। हाँ, तो कर्ण कौन है? सबको पता है? सबको पता है कर्ण कौन है? ये राजा कर्ण के जैसा दान करता है। हाँ, पर कर्ण कौन है?
जिसके आगे दानवीर करके वो फेमस हो चुका है, ये विशेषण परफेक्ट, दानवीर कर्ण, जो हमने महाभारत में देखा था, अर्जुन वगैरह पांचों का भाई, कुंती का पुत्र, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे राजा को कर्ण के समान कहा है, तो राजा मुख्य है, राजा की बात है, जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसे या तो थर्ड विभक्ति लग सकती है या सिक्स्थ विभक्ति लग सकती है। क्लियर? एग्जाम्पल के साथ सबका क्लियर हो गया एकदम? परफेक्ट। अभी इसके बाद वाला नियम है, नामी अंतस्थ और क वर्ग के सभी किसी भी व्यंजन के बाद स या श हो तो उसका स हो जाता है। इसका नाम है नाक नियम। N फॉर नामी, A फॉर अंतस्था एंड K फॉर क वर्ग। N फॉर नामी नाक नियम, A फॉर अंतस्था, ये है ना नाम अपन लोगों ने ही निकाले, मतलब बाहर किसी पंडित जी के पास आप पढ़ोगे तो ये शॉर्टकट्स नहीं मिलने वाले, ये याद रखने के लिए हम लोगों को सिर्फ मिले हैं, तो हमने आपको दे दिया। नामी अंतस्था और के से हुआ क वर्ग, इसको बोलेंगे हम नाक नियम। तो इस सब के बाद स आए तो उसका श हो जाता है, जैसे बाले प्लस सु बिकम्स बालेशु, क्योंकि ये नामी के बाद स आया। सबको क्लियर हुआ? थर्ड एंड सिक्स विभक्ति परिणी बहन, कंपैरिजन के लिए थर्ड या सिक्स दोनों विभक्ति वर्क्स। एग्जाम्पल लिखो, बुक में है। यस सोनल बहन, वाई ये ओके, यू मीन यस। पेज 32 नियम 3, ओके जिनको भी न्यू बुक है, पेज 32 नियम 3। क्लियर? ऑसम। एक नाम का दूसरे नाम के साथ संबंध हो तो गौण नाम को षष्ठी विभक्ति होती है। नेक्स्ट नियम 12th वन, जिसके पास ऑर्डर नहीं है वो सिर्फ सुन लीजिए तो भी चलेगा। जब भी मैं कह रही हूं ये मेरी मम्मी है, ध्यान दीजिएगा, व्हेनेवर आई एम सेइंग ये मेरी मम्मी है, क्रियापद है, मम्मी है, ये मम्मी है। ओके, तो वो जो ये है, जो मम्मी है, वो इंपॉर्टेंट है, मुख्य नाम है। मेरी मुझे षष्ठी विभक्ति लगेगी क्योंकि मेरे साथ का रिलेशन मैं आपको दिखा रही हूं, लेकिन रिलेशन उनका दिखा रही हूं। गेटिंग इट? तो मेरी मुझे सिक्स्थ विभक्ति लगेगी, और जिसको सिक्स्थ विभक्ति लग रही है वो गौण नाम है, जिसकी इंपॉर्टेंस है वो मुख्य है। क्लियर हुआ? रिपीट करो, रिपीट करो। यस का मतलब क्लियर है या रिपीट करो? क्लियर, रिपीट। ओके, सीधा एग्जाम्पल, ये मेरी मम्मी है, क्रियापद है अस्ति, क्रियापद विल बी है। ओके, कौन है? तो मम्मी है, मम्मी है। कौन मम्मी है? ये मम्मी है। मतलब मैं आप लोगों को मम्मी का परिचय करवा रही हूं, मेरा परिचय नहीं करा रही। समझ में आ रहा है सबको? मैं आप लोगों को मम्मी का परिचय करवा रही हूं, मेरा परिचय नहीं करवा रही। तो इंपॉर्टेंस मम्मी की हुई कि मेरी? इंपॉर्टेंस मम्मी की हुई या मेरी? जिसका परिचय करवा रहे हो मम्मी की, करेक्ट। तो मम्मी मुख्य होंगे, मैं गौण हूं, मैं एक दूसरा नाम हूं जो सेंटेंस में सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए आई हूं। मैं गौण नाम मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक गौण नाम हूं जो इस सेंटेंस में सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए आई हूं। मुख्यता मम्मी की है, तो ये मेरी मम्मी है। जो गौण होता है उसको सिक्स्थ विभक्ति लगती है, रिलेशन के लिए गौण नाम को सिक्स्थ विभक्ति लगती है। क्लियर? बट मम्मी में तो मैं भी इम्पोर्टेंट हुई। हाँ, आप इम्पोर्टेंट कब हुए? जब
यहाँ पे आपका परिचय अगर होता, आप सामने वाले को खुद की मुख्यता दिखाते, तो आप मम्मी के ऊपर फोकस नहीं करते, लेकिन लोग आपको जानते हैं और आपको आपकी मम्मी एग्जैक्टली मेरी है, करेक्ट, तो आपने किसी और चीज के लिए मेरी वर्ड यूज किया, आप इंडिकेट किसी और चीज को कर रहे हो, आपने सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए खुद को वहां डाला है, करेक्ट मोक्षी बहन? हाँ मैम, 7th नियम के बाद कुछ समझ, एक मिनट, हाँ वापस आएंगे, एक मिनट। अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति लगती है, सिर्फ आप लोग एक बार ये भी सुन लीजिए, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जिसके जो भी डाउट्स हैं हम वापस करेंगे, और कल का दिन ओनली सेंटेंसेस चलेगा, तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति, 6th ये जो संबंध वाला पॉइंट मैंने कहा वो सबको क्लियर हो गया। एक नाम को दूसरे नाम के साथ संबंध हो, एक नाम का दूसरे नाम के साथ संबंध हो, तो गौण नाम को षष्ठी विभक्ति लगती है, मुख्य नाम को तो प्रथमा लगेगी। इनकी बेटी, मैं इनकी बेटी हूं तो मैं मुख्य हुई, परफेक्ट, गैलेक्सी A50 से जो भी है, हाँ वो सही है। इनकी बेटी, यहाँ पे मुख्यता आपकी हुई। ट्रांसलेट करके बताइए कनन बहन, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल वृक्षस्य पर्णम, मतलब वृक्ष के पत्ते, इंपॉर्टेंस पत्तों की हुई। किसके पत्ते? वृक्ष के पत्ते। वृक्ष भी एक नाम है, पर्ण मतलब पत्ते भी एक नाम है। इंपॉर्टेंट नाम पत्ते है क्योंकि पत्ते है, मैं आपको मुख्यता पत्ते की दिखा रही हूँ। किसके पत्ते हैं? वृक्ष के पत्ते हैं, तो वृक्ष वहां पे गौण नाम हुआ, गौण नाम को षष्ठी विभक्ति लगी, इसलिए वहां वृक्ष को षष्ठी विभक्ति लगी, मतलब 6th विभक्ति, जिस वृक्षस्य पर्णम। रा रे री को 6th विभक्ति लगती है। हाँ, इसके बाद अधिकरण अर्थ में सप्तमी विभक्ति लगती है। वस्तु के आधार अर्थात रहने का स्थान को अधिकरण कहते हैं। आप सबको क्लियर है अधिकरण किसे कहते हैं? टेबल के ऊपर बुक, तो वस्तु यानी बुक जिसके ऊपर है, जिसके आधार पर है, वो टेबल अधिकरण, उस टेबल को अधिकरण की सप्तमी विभक्ति लगेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो देख लीजिए। घटे जलम, जल में, सॉरी घड़े में जल है, घट को 7th विभक्ति लगी है। घड़े में जल है तो घड़े को 7th विभक्ति लगी है। बेसिकली पानी जो है उसका आधार क्या है? घट, घड़ा, तो घड़े को 7th विभक्ति और जल को अपनी 1st विभक्ति। गृहे तिष्ठति, घर में रहते हैं, रहने का आधार घर है। क्लियर? तिलेषु तेलम, तिल में तेल है, मतलब तेल का आधार तिल है, तो जो आधार है उसको 7th विभक्ति लगती है। मीनिंग बैठ रहा है? इसके बाद वाला नियम अभी 1 मिनट ही है, कर लूंगी मैं आराम से, और लास्ट 5 मिनट में जिसके भी जो भी डाउट हो वो एक बार देख लेते हैं। 7th नियम के बाद टीना बहन आपको 7th के बाद 8th और 9th कैंसिल करने हैं, उसके बाद वाले नियम आपको बता रही हूँ। जो जब भी जहाँ पे मेरा कोई भी संबंध है तो वहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगी। हाँ, मेरा आ गई 6th विभक्ति, आपका रिलेशन दिखाया। उन्नति बहन क्लियर? संस्कृत में इम्पोर्टेंट कैसे पता चलेगा? जब भी जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना राजल बहन, तो संस्कृत में उस इम्पोर्टेंट चीज़ को प्रथमा विभक्ति लगी हुई होगी। हमने पहली विभक्ति वाले पार्ट में देख ही लिया था कि प्रथमा विभक्ति वाला पॉइंट वो वाला नाम मुख्य नाम होता है जिसको प्रथमा विभक्ति लगती है, जो क्रिया के साथ सीधा संबंध रखता है। बराबर? शी इज माई मदर, शी मतलब मम्मी का इंपॉर्टेंस है। आई एम हर डॉटर, वहां मेरा इंपॉर्टेंस है। परफेक्ट,
श्रुत पिपासु श्राविका, दैट्स राइट। 1 से 7 जो पॉइंट है वो 5th विभक्ति के है ना। 5th विभक्ति में मुख्य यूज होते हैं, इसलिए आपको 5th विभक्ति में दिया है। संधि नियम ही है, इसलिए बाकी कहीं पर भी यूज नहीं होंगे ऐसा हम नहीं कहेंगे। संधि नियम है, कहीं पर भी यूज हो सकते हैं, मुख्य 5th विभक्ति में ज्यादा यूज होंगे। उन्नति मैम 10 से कल रिपीट करना, 10, 11, 12 10th वाला। अरे भाई 4 के बाद कैन यू एक्सप्लेन इन ब्रीफ टुडेज होमवर्क इज इसी पार्ट के सेंटेंसेस, कंप्लीट ऑल द सेंटेंसेस। टुमारो सारे सेंटेंसेस करेंगे एंड जितने भी नाम है पुल्लिंग एंड नपुंसकलिंग सबके रूप बनाने हैं। आप लोग रूप बनाते हो तब एक बार लिखो एंड 5 टाइम्स बोलो, दैट विल बी रियली इजी फॉर यू। शिट समझाओ, शिट का मतलब सिर्फ श और स, आप इतना समझोगे तो चलेगा। जीवा मूल्य उपपद माने जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें हम लोगों ने कोई लेटर्स नहीं लिए उन्नति बहन। हाँ अभी जिनको भी 10th पॉइंट के बाद का देखना था, क्या वो लोग हैं अभी तक मीटिंग में? नहीं तो मैं कल बोलूँगी। मैम श्री को श्री ही लिखेंगे संस्कृत में, कल बोलो। ओके डन। श्री को हाँ श्री ही बोलेंगे, लेकिन वो अव्यय नहीं है, उसके रूप बनेंगे। दीपिका बहन नहीं, कौन था, कहाँ गया श्री? हाँ दीपिका बहन, श्री के रूप बनेंगे, दीर्घ ईकारांत रूप आपको आगे आएंगे। तो श्री को श्री ही बोलेंगे लेकिन इसके रूप बनेंगे, अव्यय की तरह यूज नहीं होगा। हाँ कल 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 डोंट वरी, कल। आज का जितना हुआ है रिवीजन रखना। पेज 27 नहीं 32, 33, 34 होमवर्क है। हाँ श्रुत पिपासु श्राविका जी, या वो 7 विभक्ति राइट है। ऑल 7 विभक्ति होमवर्क। हाँ होमवर्क का एक सेंटेंस में श्री ही होगा ना। कौन सा सेंटेंस? श्री महावीर। हाँ वहां पे आप वो श्री महावीर को आप एक साथ कर दोगे, इसलिए आप श्री महावीर ही रखो वहां पे। यस यस अमनीवन, यू कैन लीव। पेज 33, 34 के रूप, हाँ आपको करना है रूप। रूप भी मैं करूँ कल, सब रूल रिपीट करूंगी, पक्का रिपीट कर दूंगी एक बार। कल के रिकॉर्डिंग मिलेगा, मोस्टली मिलेगा। हाँ पेज 27 के सेंटेंसेस नहीं किए ना हमने? हाँ जी नहीं किए, हम सब एक साथ करेंगे कल सेंटेंसेस जी। कल सेंटेंसेस करेंगे हम लोग। रिकॉर्डिंग कहाँ है? रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो रही है। मिल जाएगी, हाँ जल्दी मिलेगी, फिर आप लोग बैठ के आराम से रिवीजन करना। थैंक यू सो मच उन्नति बहन और श्रुत पिपासु श्राविका, सबको बहुत बहुत थैंक यू। जी प्रणाम।